हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। इन तीनों को दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या था पहला टॉपिक? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए बी वेक्टर। इसको हमने डिराइव किया था और इस पर बेस्ड जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे सारे प्रकार के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखें, नहीं भी देखे होंगे तो ये लेक्चर यहां से समझ में आएगा, क्योंकि इसको यूज करते हुए हम ये डिराइव करेंगे और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको यूज करते हुए ये डिराइव करेंगे। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे और इस रिजल्ट को मान लेंगे तब भी ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा, परंतु कंप्लीट नहीं होगा। राइट? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि हमको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तब हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ए बी। परंतु याद रहे कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, दैट इज यूनिफॉर्म। अब हम क्या करेंगे कि हम तब के लिए देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म या नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका हो जाएगा इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी ऐसा खींच दीजिए, कुछ भी आप खींच देंगे इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस के अलावा तो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। तो अगर इस रीजन में मैं 2 पॉइंट्स लूं, ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक, तो अब अगर हमें डेल्टा वी फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, तब हम डायरेक्टली ये रिलेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। तो अब देखो हम क्या करेंगे। वैसे जब भी कोई ऐसा वेरिएशन आता है तो हम हमेशा यही करते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा समझाऊंगा कि देखो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ए बी लाइन पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर करेंगे।
ए बी लाइन पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर करेंगे। डी आर आपका क्या है ना, डी आर को हम टेक्निकली बोलते हैं इन्फिनिट सिमली, यानी बहुत 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 टेंड्स टू जीरो वाला इन्फिनिटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ए बी पर हम एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर करें। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसीडर्ड कांस्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट डी आर। इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कंसीडर की जा सकती है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लें कि इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट है, इन जनरल इतने बड़े पार्ट में बदल रही, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, परंतु अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लें तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत कम चेंज आया होगा। तो हम मान सकते हैं कि इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट रही होगी। और अगर हमने मान लिया कि इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस ए बी की जगह क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक, तो ए बी की जगह हो जाएगा डी आर। तो डेल्टा वी ए टू बी की जगह क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, और अब डिस्प्लेसमेंट ए बी की जगह क्या लिखेंगे, डी आर। राइट, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो ए से बी तक के लिए अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर कर रहे हैं। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर में इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत बहुत कम चेंज आएगा। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए, इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या चेंज आएगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट की जगह डी आर डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी डी आर, माइनस ई डॉट ए बी को लिख सकते हैं माइनस ई डॉट ए बी की जगह हो जाएगा डी आर। अब देखिए क्या है कि अगर
ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है dr, तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr में जो चेंज आएगा पोटेंशियल में वो भी तो बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटे से चेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा v dr क्या हो जाएगा? dv। तो dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। ये एकदम जनरल फॉर्म, ऑलवेज एप्लीकेबल। ऑलवेज एप्लीकेबल वेदर E इज यूनिफॉर्म और नॉट। इसको अच्छे से बॉक्स बना के नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मिटाएंगे, जगह कम है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो क्या है कि अपने पास आ गया है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। तो अब हम डेल्टा v फ्रॉम a टू b निकालने के लिए इस ab को बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे dr डिस्प्लेसमेंट्स में बांट देंगे। और चूंकि dr डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटसिमली स्मॉल है, तो A से B तक कितने dr एलिमेंट्स हो जाएंगे? dr डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगे इनफाइनाइट, राइट। अब क्या करेंगे कि इन सारे dr डिस्प्लेसमेंट्स के dv को, जो कि इनफाइनाइट, जोड़ देंगे तो हमें A से B तक का चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा। सबका dv जोड़ दो तो आपको पूरा A से B तक का चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक। तो इन इनफाइनाइट डीवीज को जोड़ने के लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे? इंटीग्रेशन। तो आपका डेल्टा v फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dv फ्रॉम a टू b। राइट। और dv क्या है? dv है आपका माइनस ई डॉट dr। मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, फ्रॉम a टू b। यहां से यहां जाने में हमने कुछ नहीं किया है, केवल dv की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस ई डॉट dr, उसको वहां पर पुट कर दिया है, ठीक। तो अपने पास ये एक अच्छा सा रिलेशन आ गया डेल्टा v और e के बीच में। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। यही पॉइंट नंबर 2 था ना, तो इसको हमने डिराइव कर लिया और अब इसके एप्लीकेशंस
यानी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले इलस्ट्रेटिव टाइप का एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का नहीं, जो मतलब हमें ये दिखा सके कि जो हमने डिराइव किया है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, हमें विश्वास आ सके, हमें दिख सके कि हाँ ये जो हमने डिराइव किया है ये एकदम सही। ठीक, तो ऐसा विश्वास कब आएगा? जब हमें पहले से रिजल्ट पता होगा और ये रिलेशन भी वही रिजल्ट दे। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रूव दैट टाइप का, ताकि हमें रिजल्ट पता रहे। प्रूव दैट एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल होता है KQ/R using above relation, using above relation। राइट, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। या इसको ट्राई करते हैं अभी इधर। अब देखो क्या है कि बोला गया है अबव रिलेशन को यूज करते हुए V इज इक्वल टू KQ/R प्रूव करें। हम सबको पता है ये सही, राइट। तो अबव रिलेशन यूज करने के लिए अपने पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, A एंड B। कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे केसेज में जब दो पॉइंट चूज करने होते हैं, खुद से चूज करने होते हैं, तो हम लोग एक पॉइंट वो लेते हैं जहां पर हमें पहले से पोटेंशियल पता, और दूसरा पॉइंट वो लेते हैं जहां पर पोटेंशियल पता करना है। तो इस केस में सपोज पॉइंट चार्ज आपका यहां पे रखा हुआ है, तो मैं एक पॉइंट बी आपका ले लेता हूं इंफिनिटी पर। एक पॉइंट बी आपका ले लेता हूं इंफिनिटी पर। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पर अपने को पोटेंशियल पता है। ठीक, अगर कुछ ना बोला जाए तो पॉइंट चार्ज के लिए कहां पर पोटेंशियल जीरो लिया जाता है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर अपने को पोटेंशियल पता है, दैट इज V एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट वहां पर ले लेते हैं जहां पर पता करना है, दैट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज, यानी ये पॉइंट A। अब हम अप्लाई कर देते हैं
अपना फॉर्मूला दैट इज डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। यही है ना, यही था ना रिजल्ट, राइट। तो अब देखिए क्या है, अब इसके बाद मैं यहां पर आता हूं कि डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी को हम लिख सकते हैं, ए टू बी गया है ना, तो बी फाइनल हुआ वी बी माइनस वी ए, और ई डॉट डी आर अब लिखना है। तो किसी जनरल पॉइंट पर लिखेंगे ना, किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो सपोज एक जनरल पॉइंट कहां लिया हमने, आर डिस्टेंस पर। तो इस आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट लेंगे आप, उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, दैट इज ऐसे। और डी आर, ए से बी जा रहे हैं ना, तो डी आर की भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी, ठीक। तो आर डिस्टेंस पर, एक जनरल डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन ई एंड डी आर दैट इज थीटा कितना हो जाएगा, 0। पुट कर देते हैं, तो माइनस के क्यू स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू, डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर इंटू कॉस 0, कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी तक, राइट। अब ए और बी की वैल्यूज पुट कर दो। बी कहां पर है, इंफिनिटी पर। ए कहां पर है, आर डिस्टेंस पर। माइनस ए आर डिस्टेंस पर, बी इंफिनिटी पर। के क्यू कांस्टेंट है, एक साइड एक जगह ऐसे लिख लीजिए, और डी आर बाई आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। इनफैक्ट इसको ऐसा न लिख करके ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। के क्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लें, और क्या बचा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 0 1। ए से बी, तो ए पर आर और बी पर इंफिनिटी, राइट। अब वैल्यूज पुट करिए। v एट इंफिनिटी 0, ठीक। तो v एट r यही निकालना है अपने को, और भगवान करे इतना आए ताकि ये प्रूफ हो जाए। इज इक्वल टू माइनस के क्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए
n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, 1/r² है ना, तो ऊपर जाएगा तो r टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। तो r टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करना है तो n की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो n+1 कितना हो गया, -1। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाने जा रहे हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n+1/n+1, और यहां पर n+1 कितना है, -1। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका r टू द पावर n+1 दैट इज -1/n+1 दैट इज -1। कहां से कहां तक, r से लेके इंफिनिटी तक, राइट। आगे चलते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, तो दिस implies that VR is equal to KQ (1/-1/r), कहां से कहां, r से इंफिनिटी, KQ -1/r, अपर लिमिट पुट करेंगे -1/∞ -1/r, लोअर लिमिट पुट करेंगे r, -1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो गया 1/r प्लस 1/r। तो ये देखिए आ गया KQ/r, राइट। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है, हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया है, ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इस पर बेस्ड। अभी तो जस्ट मैंने आप लोगों को ये बिलीव दिलाया कि जो हमने डिराइव किया है ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल होता है KQ/r, और उसे हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, प्रॉब्लम्स तो ऐसे नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड IJK के फॉर्म में दिया होगा, ऐसा EXI कैप प्लस Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू J कैप प्लस Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू K कैप, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म IJK में ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे दिया जाएगा और फिर A एंड B कुछ पॉइंट दे देंगे, A के कोऑर्डिनेट दे देंगे, B के कोऑर्डिनेट दे देंगे, और आपको VA माइनस VB निकालना होगा, राइट। तब कैसे हैंडल करेंगे ये देखते हैं। तो अब देखो क्या है कि हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट कर लेना है, हमें कैलकुलेट कर लेना है इंटीग्रेशन E.dr। अगर हम ये कैलकुलेट करने में सफल हो गए ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A टू B हमें मिल गया। यही तो होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A टू B।
तो हमें ये कैलकुलेट कर लेना है। तो अब देखो क्या है, ई दिया हुआ है आई जे के में, और किसी भी जनरल पॉइंट का आर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर, ई डॉट डी आर है ना, तो डी आर क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आई कैप प्लस वाई का डिफरेंशियल डी वाई जे कैप प्लस जेड का डिफरेंशियल डी जेड की कैप। राइट। तो आपका ई डॉट डी आर कितना हो जाएगा, ई ये रहा, डी आर ये, आई आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे को मल्टीप्लाई कर दो, के को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ ई डी एक्स प्लस y कंपोनेंट ऑफ ई वाई ई इंटू डी वाई प्लस z कंपोनेंट ऑफ ई इंटू डी जेड। राइट, ये हो जाएगा। और फिर जहां से जहां तक आप को दिया होगा ये हम इंटीग्रेट कर देंगे और अपने को मिल जाएगा। लिख देते हैं, देन यूज डेल्टा v फ्रॉम a to b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e डॉट dr फ्रॉम a to b। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में दिया गया हो तो चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम ए टू बी निकालने के लिए हम इस चीज को यूज करेंगे। राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूं। ये जिस तरीका था, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जे कैप। और ए कोऑर्डिनेट, ए के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वन कॉमा टू एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,4 एंड फाइंड क्या करना है, बी बी माइनस बी। ठीक, ये जैसे सपोज ये क्वेश्चन। तो अभी मैं ये तो उम्मीद नहीं कर सकता कि आप पॉज करके कर लीजिए, एक देख लीजिए, और अगर आपको पहले से पता है तो पॉज करके कर लीजिए। ठीक, और अगर पॉज करके करते हैं तो याद रखिएगा पहली बार में ही सही आंसर का कोई महत्व है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप डी आर लिख लो।
dr क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। इसमें k है नहीं तो इस dr में k कैप लिख करके कोई फायदा है नहीं, k को मल्टीप्लाई करोगे अपने आप 0 हो जाएगा। XY प्लेन में है ना, तो XY प्लेन में केवल i j होंगे, k तो इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं हो। अब E डॉट dr i को मल्टीप्लाई करो, जे को मल्टीप्लाई करो, राइट। अब देखिए क्या है कि हमको फॉर्मूला लगाना है जो हमने डिराइव किया है, और उस फॉर्मूले को लगा करके आंसर निकाल लेने के लिए ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। और इसको इसमें देखिए कि ये x और y का फंक्शन है, तो अब देखिए क्या है कि जैसे अगर ये केवल x का फंक्शन होता, यहां y ना होता, तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x। और इसमें अगर यहां पे dy है, तो अगर ये केवल y का फंक्शन होता x का ना होकर के, तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते। परंतु ये x और y का फंक्शन है, दो फंक्शन चल रहे हैं, जबकि हमें इंटीग्रेट करना केवल सिंगल फंक्शन को सिखाया गया कि भाई x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हैं, y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हैं। बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग कर लेंगे, x और y कॉम्बिनेशन में भी रहेगा तब भी, परंतु हम तो फिजिक्स वाले हैं ना, ठीक। तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट हम मान के चल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, हम तरीका बता रहा हूं। तरीका यह है कि चूंकि पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात करने जा रहा हूं। पोटेंशियल does not depend, यहां पे लिख लीजिए ऐसे, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, it only depends upon initial and final positions, that is हम जो लेते आ रहे हैं अब तक A एंड B। ये बात हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से आप A पर B गए, A से B पर गए। जैसे A यहां पर है, B यहां पर, तो आप ऐसे 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 जाएं, डायरेक्टली चले जाएं, ऐसे 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 चले आए। हमको ये पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल इनिशियल पोजीशन दैट इज A
एंड फाइनल पोजीशन दैट इज बी पर डिपेंड करता है। ठीक, यानी इन तीनों पाथ पर डेल्टा वी, किसी पाथ पर जाए डेल्टा वी वही आएगा। हालांकि मैं बातों को रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसको रिपीट करना जरूरी समझता हूं, और उसी इंपॉर्टेंस के साथ आप इसको दिमाग में एकदम बैठाइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसको आपने समझ लिया तो समझिए कि आगे का 90% प्रॉब्लम आपने हैंडल कर लिया। और अब हम स्कूल लेवल पर नहीं चल रहे हैं, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आगे 2 प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा इस पर बेस्ड, ये आपकी जे एडवांस या मेंस में जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या फिर एम्स में, इन तीनों में ही आ सकता है। ठीक, तो और उन सब का की पॉइंट क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे हम, कि भाई हमें ए पॉइंट से, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 2, बी पॉइंट पर जाना है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 4। ठीक, तो अब ए से बी डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्योंकि ए से बी डायरेक्टली जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों बदल रहे होंगे, और अगर दोनों बदल रहे होंगे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इस ए से बी तक के पाथ को 2 भागों में बांट देंगे। पहले भाग में x को कांस्टेंट कर दीजिए, तो x को कांस्टेंट ए से सी, और हम चाहते हैं कि x कांस्टेंट हो जाए और केवल y बदले, तो x यहां पर क्या है 1, तो a से c तक के लिए, a से c तक के लिए x इज इक्वल टू 1, x को कांस्टेंट कर दो, x को मत बदलो, CONSTT कांस्टेंट, x को कांस्टेंट कर दो, यानी a से c जाने में x नहीं बदला तो x अब भी क्या रहेगा 1, और y को जितना मर्जी उतना बदल दो। तो हमें y को कहां से कहां तक चेंज करना था, a से b, a पॉइंट पर y की वैल्यू 2 और b पॉइंट पर y की वैल्यू 4, तो y कहां से कहां चेंज करना था 2 से लेकर के 4, राइट, तो y को बदलने दो, 2 से लेकर के यहां पर 2 है और यहां पर कितना हो जाएगा बदल के 4, तो x इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट कर दो x को, और y को चेंज होने दो जहां से जहां तक चेंज होना है। कहां से कहां तक चेंज होना है y को 2 से लेकर के 4। ठीक, और अब C पर पहुंच गए। अब देखो क्या है कि अब C से B चले जाओ, y तो 4 बन चुका है, y इज इक्वल टू 4 पर तो हम पहुंच चुके हैं, जो B का y कोऑर्डिनेट।
अब केवल बस x की दिक्कत है। तो अब क्या करो कि y इज इक्वल टू 4, y को अब कांस्टेंट कर दो, y इज इक्वल टू 4 को कांस्टेंट कर दो, और अब केवल x को चेंज करो, और अब केवल x को चेंज करो। x को कहां तक चेंज करना है? a पर x था 1 और कहां तक पहुंचना था? b तक, तो b पर कितना है? 3, तो x को 1 से 3, तो x तो 1 ऑलरेडी है, ठीक, x को 1 से 3 तक चेंज कर दो, राइट। तो हमने सिंपली क्या किया कि a से b तक के पाथ को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहले पार्ट में x को कांस्टेंट कर दिया, तो ये केवल y का फंक्शन रह गया। चेक कर लो, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1, x कांस्टेंट हो गया ना a से c तक में, राइट। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और चूंकि x कांस्टेंट हो गया है तो dx कितना हो गया है? 0। जो चीज बदल ही नहीं रही है उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dx 0। तो x की वैल्यू 1 और dx की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, तो e डॉट dr कितना आ गया? x 0, तो ये 0 हो गया, और x इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो ब्रैकेट वाली चीज हो गई 1 + 1 2, ठीक। तो ये हो गया है आपका 2dy, राइट। तो a से c तक के लिए e डॉट dr हो गया 2dy। अब देखो c से b तक हमने y को कांस्टेंट कर दिया, तो जब y को कांस्टेंट कर दोगे तो ये केवल x का फंक्शन बन जाएगा। तो कैसे? y की वैल्यू 4 पर अगर कांस्टेंट हो गई है तो dy कितना हो गया है? y कांस्टेंट तो dy 0, y कांस्टेंट तो dy 0, राइट। पुट कर दो इस, तो आपका y कांस्टेंट है 4, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 2x इंटू y की जगह 4, तो 8x dx, और dy कितना है? 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा था हमने दो पाथ में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में, a से c और c से b। a से c तक के लिए इतना बड़ा फंक्शन केवल 2dy बन के रह गया, और c से b के लिए इतना बड़ा फंक्शन केवल 8x dx बन के रह गया, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा, इस पार्ट को बस, अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा v फ्रॉम a टू b, vb माइनस va पूछा है ना, तो vb माइनस va क्या हो जाएगा? फाइनल है b माइनस इनिशियल a, तो डेल्टा v फ्रॉम इनिशियल a टू फाइनल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन e डॉट
dr फ्रॉम a टू b, परंतु a टू b को हम लोग कहां से कहां ब्रेक कर लिए हैं, पहले a से c, फिर c से b, राइट। अब बस दिखने में इतना बड़ा है, बाकी बहुत आसान हो गया है। माइनस ई डॉट डी आर की जगह ए से सी तक के लिए क्या पुट कर देंगे, 2dy, और y लिमिट्स ए से सी तक के लिए केवल y बदला है, ए से सी तक के लिए केवल y बदला है। कहां से कहां बदला है, 2 से 4, देखो x में कोई बदलाव नहीं हुआ है, x 1 ही रह गया है, केवल क्या बदला है, y, कहां से कहां, 2 से 4, तो a पॉइंट पर 2 और फिर b c पॉइंट पर 4, 2 से 4, प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन c से b के लिए ई डॉट डी आर कितना हो गया है, 8x dx, राइट। तो अब x कहां से कहां बदला है, c से b के लिए, x की वैल्यू c पर 1, b पर कितना 3, तो 1 से 3। तो इस केस में -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन y फ्रॉम 2 to 4, माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x की पावर 1 को इंटीग्रेट करना है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 3। तो ये -2, 4 - 2, -8, ये अपॉन में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर है ना, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया है, ये आपका हो जाएगा -2 × 2, डेल्टा वी ए बी को हम लिख लेते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -2 × 2, 4 - 2 2, माइनस 8/2 4, 4 × 9 - 1 8, कितना आ गया, -4 -32 इज इक्वल टू -36 वोल्ट्स। राइट, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब क्लास एंड होने का टाइम हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेम है, मैं बस पॉइंट्स में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। ये 1,2 था, तो अब आप ले लीजिए -3, +1 से -1 तक, ठीक। सेम क्वेश्चन, ई की वैल्यू पहले की ही तरह है जितनी पहले थी,
तो इसको आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी को सॉल्व करने से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस पर अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। आज तो अभी केवल तरीका हो पाया, अगली क्लास में जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे और थर्ड वाला पॉइंट भी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। थैंक यू।